सेलिब्रेट कर रही थी स्टेट और यूटीज उनकी फॉर्मेशन डे। तो ऐसी स्टेट और यूटीज जब हम 1947 में इंडिपेंडेंट होते हैं, उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर होता है, उसके बाद जाके एक एक स्टेट बननी शुरू होती है, तो उन स्टेट्स की यहाँ पे बात करी गई है जो 1 नवंबर 1956 को बनाए गए थे। तो यहाँ पे टोटल आपके पास 7 स्टेट आएंगी। वैसे तो आप पढ़ते हो ना कि लैंग्वेज के बेसिस पे 14 स्टेट्स फॉर्म होती हैं, यहाँ पे हम 7 स्टेट्स के ही बारे में देखेंगे। तो पहले तो आपको एक बेस याद रखना है, 1947 का टाइम पीरियड है, यानी कि हम एक तो आजाद हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, उसके अलावा पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान वाली जो टेरिटरी थी वो सेपरेट हो जाती है, पार्टीशन हो जाता है उनका फाइनली। मतलब जो मैप था कुछ इस तरह से, इस तरफ अब आपको क्या दिखाई दे रहा था, पाकिस्तान। पर अभी 1947 की बात चल रही है, तो ये वाला पार्ट वेस्ट पाकिस्तान था, और वो जो बांग्लादेश वाला आप देख रहे हो वो ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट काउंट हो रहा है। ये 1947 की स्टोरी है। ठीक, अब हुआ क्या, जब इंडिपेंडेंट हुए हम, यानी कि ब्रिटिशर अब यहां से जा चुके हैं, कोई डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं करी जा रही, यहाँ पे हम पूरी तरह से क्या बन चुके थे, सॉवरिन। बस एक बात पढ़ी थी आपने कि एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, याद है उसके बारे में, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जिसमें ब्रिटिशर्स ऑप्शन दे गए थे प्रिंसली स्टेट्स को कि आपके पास चॉइस रहेगी, आप या तो पाकिस्तान के साथ चले जाइए, आप या तो इंडिया में रह जाइए, अगर आप चाहते हो तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। तो उसी के हिसाब से अपने पास टोटल जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो थी 565। अब यहाँ पे पार्टीशन हो चुका है, तो कुछ प्रिंसली स्टेट्स कहाँ पे भी जानी थी, पाकिस्तान की तरफ। तो 565 में से जो 13 स्टेट्स थी प्रिंसली स्टेट्स, वो चलेगी पाकिस्तान की साइड पे। तो अपने पास कितनी बची अब, 552। यहां तक क्लियर स्टोरी। ये बिल्कुल हम 1947 के पास में जो हसल बसल मच रखी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बस 552 में भी 549 तो हमने ऐड कर लिए थे, कुछ रेफरेंडम से हमने फटाफट से किए, मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से कर लिए थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब लिख दिया, तो उस प्रिंसली स्टेट का जो भी वहां पे राजा महाराजा बैठा करता था, उसने एक पर्चे पे लिख के दे दिया कि हम चाहते हैं कि हमें इंटीग्रेट कर दिया जाए इंडिया के मैप के अंदर। मतलब वो जो पॉलिटिकल बाउंड्री बन चुकी है, हमको ये आजाद नहीं है, हम इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। 549 निकल गई इजीली। कई जगह पे रेफरेंडम भी करना पड़ा, थोड़ा बहुत रेफरेंडम था, एकदम से वोटिंग इसी पक्ष में आ रही थी कि हमें इंडिया का ही पार्ट बनना है। मेजोरिटी जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साथ एंटर इन कर जाती है, इंटीग्रेट कर जाती है इंडिया के साथ। अब 3 जगह पे प्रॉब्लम आई, 3 जगह। यहां तक पहले बताओ, स्टोरी क्लियर सभी को लग गया एक आइडिया क्या चल रहा है 1947 में? ठीक है। अब 3 जगह पे एक प्रॉब्लम आई। सबसे पहले थी इस वाले रीजन में, दैट इज हैदराबाद। अब वो जो हैदराबाद के नवाब हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे तो रहना है इंडिपेंडेंट, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत ब्रिटिशर बोल के गए हैं कि अगर आप चाहो तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। तो उसी के हिसाब से नवाब ने बोला मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। खूब सारा पैसा था इनके पास, आर्मी भी काफी थी, तो इस वजह से इसको लगा कि मैं इंडिपेंडेंट रह लूंगा। पर बात नहीं मान रहे थे। और आपको पता है इंटीग्रेशन का जो काम था वो किस किस को दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, प्लस यहाँ पे थे वीपी मैनन जो उनको हेल्प कर रहे थे इंटीग्रेट करने में, क्योंकि बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, वहां पे परसुएशन करनी पड़नी थी, फर्मनेस रखनी पड़नी थी। तो उस बिहेवियर के साथ इन्होंने ये प्रिंसली स्टेट्स मर्ज करी थी। अब ये मान ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे कंडक्ट करवा दिया जाता है ऑपरेशन पोलो। यहाँ पे आर्मी आई थी पुलिस की यूनिफॉर्म में, ठीक है, पुलिस की यूनिफॉर्म में आती है और इनको इंटीग्रेट करवा दिया जाता है इंडिया के साथ। अब सॉरी, मैंने हैदराबाद को इंडिपेंडेंट बोल दिया, उन्होंने बोला था हमें पाकिस्तान के साथ मर्ज होना है, माय मिस्टेक, यहाँ पे ध्यान रखना, हैदराबाद ने बोला था हमें पाकिस्तान के साथ मर्ज होना है। अब ये ज्योग्राफिकली आप देखोगे तो चीज पॉसिबल ही नहीं है, इस तरफ सारा इंडिया का पार्ट, इतना सा एरिया बोल रहे हैं कि मेरे को पाकिस्तान के साथ रहना है, तो ये तो प्रॉब्लमेटिक रहता। पहले इतनी ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस इंडिया में क्रिएट हो जाती है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं थी। तो याद रखिएगा यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया ऑपरेशन पोलो। अब जब आप गुजरात का मैप देखते हो तो इस पार्ट पे आपको मिलेगा जूनागढ़। अब जो जूनागढ़ के राजा थे जिनका नाम था महाबत, अब महाबत बोले कि मेरे को भी किसके पास जाना है, पाकिस्तान। पर यहाँ पे देखो सर क्रीक एरिया अभी ऊपर जाके है, थोड़ी सी टेरिटरी इंडिया की आ रही है, अब आप बोल रहे हो मेरे को पाकिस्तान में जाना है, तो ज्योग्राफिकली ये चीज भी पॉसिबल नहीं थी। यहाँ पे करवाया गया रेफरेंडम। रेफरेंडम या फिर प्लेबिसाइट भी एक टर्म आप पढ़ते हो, सुनिए कभी ये टर्म प्लेबिसाइट, इसका क्या मतलब होता है, सेम ही है, वोटिंग करवाई जाती है लोगों के द्वारा कि आप कहाँ रहना चाहते हो, उनका मत लिया जाता है। रेफरेंडम के जरिए जूनागढ़ को भी इंडिया के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। ज्योग्राफिकली नहीं था पॉसिबल, और यहाँ पे वैसे भी पॉपुलेशन मेजोरिटी कैसी थी,
हिंदू, और राजा यहाँ पे मुस्लिम थे। फिर तीसरी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो थी सबसे ऊपर जाके जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट। यहाँ पे राजा बैठे हैं हरि सिंह, मेजोरिटी पॉपुलेशन है इनकी मुस्लिम। अब इन्होंने क्या बोला कि हमको रहना है इंडिपेंडेंट। ये मर्जर नहीं बोल रहे, ये इंडिपेंडेंस मांग रहे थे। बैक एंड पे अब्दुल्ला सीरीज भी चलती आती है, वो भी इनको थोड़ा मैनिपुलेट कर रहे थे। तो इन्होंने बोला कि इंडिपेंडेंट रहना है। पर आज के टाइम पे मैप से रिलेटेड इशू क्या पढ़ते हो आप? पाकिस्तान वाले कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, ये वाली जो टेरिटरी है वो उनकी है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर करते हैं वैसे मैप को रिप्रेजेंट। पर इंडिया क्या बोलता है, नहीं ये मैप इस तरह से बनेगा क्योंकि ये टेरिटरी इंडिया की ही है। क्यों हुई? 1947 में जब ये सारी चीजें चल रही हैं, 48 का टाइम पीरियड चल रहा है, तो यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से हो जाती है इन्फिल्ट्रेशन। थी तो वो आर्मी की फोर्सेज ही उनके एंड से उन्होंने अपनी फोर्सेस को ही भेजा था। बाद में क्लेम करते हैं कि वो ट्राइबल पीपल थे जिन्होंने यहाँ पे अटैक कर दिए थे। अब जितना एरिया ये बहुत ही ब्रुटैलिटी यहाँ पे इन्होंने शो करी, और जितना एरिया ये ऑक्यूपाई कर पाए, वहां पे एक लाइन भी आप पढ़ते हो विच इज LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो वो आज तक एक कॉन्फ्लिक्टिंग जोन बन रखा है। नेहरू चले जाते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस मुद्दे को सॉल्व करवाते हैं थर्ड पार्टी की हेल्प से। थर्ड पार्टी ने आज तक लटका के रखा। फिर उसी दिन से डिसाइड कर लिया था कि इतना ये केस लटक चुका है तो इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो बायलैटरली सॉल्व करे जाएंगे। यानी कि 2 ही डेलीगेट्स वहां पे बैठेंगे, वन फ्रॉम इंडिया एंड सेकंड फ्रॉम पाकिस्तान, कोई तीसरी पार्टी नहीं आएगी। ये वाली क्लियर आपको स्टोरी? अभी ये 1947 से 1950 की स्टोरी चल रही है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब टाइम पीरियड 1947 से लेके 1950 का चल रहा है। अब इसी बीच में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा जा रहा है। अभी इम्पोज थोड़ी हुआ। डेट थी 26 नवंबर 1949, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से भी आप सेलिब्रेट करते हो। इस दिन कुछ चीजें थी कॉन्स्टिट्यूशन की जिनको इम्पोज कर दिया जाता है, इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। जैसे पार्ट 1 था यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में, जहां पे आपने बात करी। उसके बाद 26 जनवरी 1950 उस दिन जाके आपकी कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दी जाती है, जिस दिन आप रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन भी करते हो। आर्मी शोकेस करती है कि हम कितने पावरफुल हो चुके हैं। तो वो 26 जनवरी 1950 को करा जाता है। अगस्त 15 अगस्त की परेड सभी ने देखी है? कितनों ने देखी है? 15 अगस्त को परेड नहीं होती। उस दिन प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट से सिर्फ स्पीच देते हैं कि हमने कितनी ग्रोथ करी है। ठीक है, 26 जनवरी को रिप्रेजेंटेशन होती है। चलो दूसरी बार बन गए आप जो तो पुराने वाले थे, पुराने वाले, नए नए। बस बस बस, अब हो गया हो गया चलो वापिस से आ जाओ। यहां तक की स्टोरी क्लियर सभी को? अब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है और उसी में आप पढ़ते हो पार्ट नंबर 1। पार्ट 1 में क्या क्या चीजें आती है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पर इससे भी पहले एक चीज हुई थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है तो 4 पार्ट्स में डिवीजन कर दी जाती है कि प्रिंसली स्टेट को हमने इंटीग्रेट तो कर लिया है, पर उसको हम काउंट करेंगे 4 पार्ट्स के अंदर, जिनको नाम दे दिया गया पार्ट A, B, C एंड D। डी में सिर्फ एक ही जगह आपको मिलेगी, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर मैप पे भी देखते हो तो बिल्कुल आपको मैरी टाइम सिक्योरिटी अगर चाहिए तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए। तो डी वाले को तो साइडलाइन कर दो, अंडमान एंड निकोबार की बात करी गई। पार्ट सी के अंदर वो सारी स्टेट थी जो बनी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, इसका मतलब है ब्रिटिशर्स का कंट्रोल तो था इन प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर। अराउंड 10 यहाँ पे आपको प्रिंसली स्टेट्स मिलेंगी जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंडर थी। ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है, जो प्रिंसली स्टेट के छोटे छोटे राजा वहां पे बना रखे हैं। पर उन प्रिंसली स्टेट के जो राजा हैं उनको लोकल ऑटोनॉमी भी दे दी गई है कि आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हो। अजमेर वगैरह थे वो सारे यहाँ पे आते हैं। चलो पार्ट सी स्टेट में देखोगे चीफ कमिश्नर प्रोविंस आ गया। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के अंडर ही थी ये प्रिंसली स्टेट्स, पर इनको लोकल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करके रखी थी। मतलब थोड़ी सी अथॉरिटी दे रखी है क्योंकि बिजनेस वाले लोकेशंस है सारे, और कुछ ना कुछ बिजनेस ओरिएंटेड चीजें कर रहे हैं। ब्रिटिशर के अंडर ही है प्रिंसली स्टेट, मतलब वो जो राजा है इन्हीं की सुजरैनिटी में रह रहे हैं। जैसे ब्रिटिशर बोलेंगे वैसे ही काम करेंगे, पर थोड़ी सी लोकल अथॉरिटी दे रखी है क्योंकि इंपॉर्टेंट थे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। ये आगे फिर आती है बी, ये आगे प्रिंसली स्टेट्स। इसमें सिर्फ प्रिंसली स्टेट्स हैं, ऐसी राजा यहाँ पे आपको मिलेंगे जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में है, कोई ऑटोनॉमी इनको नहीं दी गई। डिफरेंस क्लियर? यहाँ पे ऑटोनॉमी दिख रही है आपको, लोकल्स को दे दी गई है ऑटोनॉमी कि आप भी यहाँ पे फंक्शन कर सकते हो। इसमें आएंगे वो भी, जहां पे बिजनेस था ना सारी स्टेट्स, वो ये वाले पार्ट में थी चीफ कमिश्नर प्रोविंस। ये वाले वो थे जो ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट थे पर बिजनेस उससे इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। तो ब्रिटिशर ने बोला आप रहोगे तो यहाँ पे राजा ही,
पर किसके कंट्रोल में? हमारे कंट्रोल में। कोई यहाँ पे आपको ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी। और जो पहला आ गया ये तो पूरे के पूरे कैसी कॉलोनीज हुआ करती थी ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में, ऐसी स्टेट जो बिल्कुल ब्रिटिश स्टेट्स बन चुकी थी। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जब आप पढ़ोगे, बंगाल में एक मेन एज बन जाएगी ब्रिटिशर्स की। फर्टाइल था एरिया और वहां पे ब्रिटिशर्स अपनी फैमिलीज को भी लेके आ गए थे। तो यहाँ पे आपको अराउंड 9 स्टेट्स मिलती हैं, यहाँ पे भी 9 स्टेट्स मिलती हैं, यहाँ पे 10 मिलती है और डी वाले में 1 मिलती है। ये 1950 की स्टोरी है, क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट पूरी तरह से नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे ये पार्ट ए बी सी डी बनाए गए। अब लगे थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज करने लैंग्वेज के बेसिस पे। कोई बोले कि हमारा अलग से स्टेट होना चाहिए, कोई बोले हमारा अलग से स्टेट होना चाहिए। मतलब वो जो डाइवर्सिटी थी जिसको आज हम यूनिटी के नाम पे भी जानते हैं, उन्होंने यहाँ पे डिमांड्स रेज करनी शुरू करी कि हमें प्रॉपर्ली डिवाइड करो, ये कुछ बना नहीं। अब ये पार्ट ए बी सी डी ये सारा रिमूव कर दिया जाता है। अब हम चलेंगे टुवर्ड पार्ट नंबर 1 जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया, पार्ट 1। अभी कमीशंस पे आ रही हूं कि कैसे कैसे कमीशन आए, इसके धर कमीशन आप पढ़ते हो, जेवीपी पढ़ते हो, पर पहले पार्ट 1 आता है। इसमें बोला यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अब देखो 3 टर्म्स आती हैं आपके पास। एक आता है कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन, दूसरा आता है फेडरेशन एंड तीसरा आता है यूनियन। पहले क्या होता था, राजा महाराजा लड़ाई करते थे और जिसने जो टेरिटरी जीत ली वो उनकी हुई, वहां पे कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करना पड़ता था, राजा को सिर्फ झुकना पड़ता था। तो सबसे वीकेस्ट फॉर्म जो मिलेगी आपको इस पॉलिटी के अंदर, दैट इज कन्फेडरेशन, वीकेस्ट। फिर उसके बाद आता है फेडरेशन। फेडरेशन में मेन रोल जो रहा करता था दैट इज एग्रीमेंट। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है यूनियन, सबसे जो स्ट्रॉन्ग किसी में माना जाएगा दैट इज यूनियन। एक बार आप किसी कंट्री का पार्ट बन गए उसके बाद यहां से आप नहीं जा सकते। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा आ गया? यूनियन। तो वैसे तो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो आपको फेडरल मिलेगा। फेडरल में भी कौन सी कैटेगरी? कोजाए फेडरल, कोजाए फेडरल। फेडरल का मतलब होता है जो पावर है वो डिवाइडेड रहेगी सेंटर और स्टेट के बीच में, पर हमारे यहाँ पे थोड़ी बराबर बराबर पावर्स इनको मिली हुई है। हमारी कोजाए नेचर की है, यानी कि मेन हैंड किसका रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो हम कोजाए फेडरल के हैं। फिर B.R. अम्बेडकर बोलते हैं कि हमारी कंट्री का ऐसा फेडरलिज्म होगा जो यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा। यूनियन का मतलब स्ट्रॉन्गनेस, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। और यहीं से आप एक स्टेटमेंट भी पढ़ते हो कि इंडिया का जो यूनियन है दैट इज इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। पर जो इसकी स्टेट्स आएंगी वो कैसी होंगी? डिस्ट्रक्टिबल। आप देखते हो ना, एक स्टेट से 2 स्टेट्स बन गई या किसी स्टेट का नाम चेंज कर दिया, तो स्टेट कैसी है हमारी? डिस्ट्रक्टिबल इन नेचर। तो वहीं पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखोगे तो उनका यूनियन भी इनडिस्ट्रक्टिबल है और उनकी स्टेट भी इनडिस्ट्रक्टिबल है। आप नहीं कर सकते इन चीजों को इजीली चेंज। यहां तक स्टोरी क्लियर सभी को? चलें थोड़ा सा और आगे। अब जो पार्ट 1 है इसमें टोटल आर्टिकल्स आपको कितने मिलेंगे? 1 to 4, ये तो याद ही रखना है। हाँ जी, ऑनलाइन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 1 में। आर्टिकल नंबर 1 में मैं जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई कि हम यूनियन बने, B.R. अम्बेडकर साहब ने, हाँ एक और, इंडिया दैट इज भारत, ये वर्ड यूज करा था। यहाँ पे ये मतलब नहीं था बिल्कुल भी कि हम इंग्लिश को प्रमोट करने वाले हैं। इंडिया वर्ड इसलिए यूज करा गया था कि हम मॉडर्न इंडिया बनेंगे, मतलब जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको भी अपनी कंट्री में इंक्लूड करेंगे। तो एक इंडिया लिख दिया, प्लस लैंग्वेज का भी था कि हमें अपनी पुरानी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए, तो भारत भी लिख दिया, इंडिया दैट इज भारत। फिर वो यूनियन और उसकी टेरिटरीज वाला पार्ट आ गया। इसी के अंदर आपको टेरिटरीज की फॉर्म मिलेंगी। अब टेरिटरीज आ गई, यूनियन ने रिप्रेजेंट करा स्टेट्स को, लिखा ना वहां पे कि यूनियन इनडिस्ट्रक्टिबल है पर स्टेट कैसी है? डिस्ट्रक्टिबल इन नेचर। मतलब जब यूनियन की बात होती है तो मेनली हम बात करते हैं स्टेट की, पर जब टेरिटरी आती है तो टेरिटरी हमारे पॉलिटिकल बॉर्डर्स के बारे में बात करती है, जहां तक इंडिया का एक्सटेंट है। प्लस आप जब यूनियन टेरिटरी लिखते हो, अब यूनियन टेरिटरी कोई रीजन कब बनेगा तो उसके लिए मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। एक, वो ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। एक, उसकी हिस्टोरिकल कोई वैल्यू होती है। अब जैसे दिल्ली को कैपिटल बना दिया, पास्ट में जाओगे जब हिस्ट्री आप पढ़ते हो तो दिल्ली एक इंपॉर्टेंट सेंटर बचा था, हिस्टोरिकल आ गया उसमें। ज्योग्राफिकल, बिल्कुल जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, अगर मान लो वहां पे उसको स्टेट एस्टेब्लिश भी कर दिया जाता है तो स्टेट अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन चलाएगा, पर उसको अगर आप मैप पे देख रहे हो तो बिल्कुल कहाँ पे लोकेटेड है, जहां पे स्टेट ऑफ मलक्का भी आ रही है। ट्रेड रूट इंपॉर्टेंट है, आर्मी के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने भी तो मेन सेंटर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही अपना, जो उनकी इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी, यहीं पे बनाया था। तो मतलब जितने भी आइलैंड
प्लेसेस होते हैं हमारे, वो ज्योग्राफिकली या स्ट्रेटेजिकली दोनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे इस तरफ लक्षद्वीप देखोगे, उसको भी यूटी बना रखा है, तो मतलब इनकी ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी होती है। प्लस एथनिसिटी तो आती ही आती है, प्लस डेवलपमेंट नहीं हो रही होती, उतना ज्यादा इनके पास शायद स्पेस नहीं होता, मतलब जो अपॉर्चुनिटी है आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वो भी यहाँ पे नहीं होती। प्लस उनकी जो ज्योग्राफी है वो बायोडाइवर्सिटी फील्ड है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एयरपोर्ट का जैसे ही नाम आता है वहां के लोग वायलेंट हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा फ्लरिश कर रही है। मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे आप किसी भी एरिया को यूनियन टेरिटरी डेजिग्नेट कर देते हो। हाँ, वो शाह कमीशन वाला जो आप पढ़ते हो ना 1966 का, उसके बाद वो कॉन्फ्लिक्टिंग जोन बच गया था, तो आज तक वो सेपरेटेड ही है। इसके अलावा एक और आप वर्ड पढ़ोगे टेरिटरी से रिलेटेड, दैट इज एक्वायर्ड टेरिटरी। एक्वायर्ड का मतलब होता है किसी और से हमने जिसको लिया था। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप पढ़ते हो सिक्किम वाला। सिक्किम को लगा जब तिब्बत के ऊपर चाइना ने एट्रोसिटी क्रिएट करी, ऊपर तिब्बत ही तो था, इन्होंने बोला अगला नंबर हमारा भी लग सकता है। तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने बोला कि हमें शरण दीजिए। पहले इंडिया ने डायरेक्टली इनको अपनी स्टेट कंसीडर नहीं करा, पहले डोमिनियन बनाया था। डोमिनियन मतलब हम आपको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का जितना भी काम होगा हम कंडक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन होगी हम कंडक्ट करेंगे, आपको मिलिट्री प्रोवाइड कर देंगे। डोमिनियन बनाए। फिर जाके 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करी जाती है 1975 में, और जो सिक्किम था वो फाइनली एंटर हो जाता है इंडिया के अंदर। मतलब हमने कोई फॉरेन टेरिटरी थी जिसे एक्वायर कर लिया, उसे एक्वायर वाली कैटेगरी में कह देते हैं। वैसे आपने गोवा वाला केस पढ़ा था। गोवा पहले किसकी कॉलोनी हुआ करती थी? ये पोर्तुगीज की थी। यहाँ पे ऑपरेशन चलाना पड़ा था, ऑपरेशन विजय। तो ये भी तो एक्वायर ही हुआ, कोई और कॉलोनी यहाँ पे पहले रूल कर रही है, आपने बाद में उसको एक्वायर कर लिया। सेम आपका पौंडीचेरी वाला केस था। पौंडीचेरी किसकी टेरिटरी हुआ करती थी? फ्रांस, ठीक है, फ्रांस की या फ्रेंच टेरिटरी हुआ करती थी आपकी पौंडीचेरी। इसी के साथ 4 थी ये टोटल। जब 1947 के बाद हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, आपको अभी भी 4 ऐसी टेरिटरीज मिलेंगी जो फ्रांस के अंडर है। एक तो आ गई पौंडीचेरी, जिसको बाद में नाम बदल दिया गया पुडुचेरी। अब देखो नाम बदल दिया गया, आर्टिकल नंबर 3 आपका यहाँ पे इन्वोक हुआ। आर्टिकल 3 की बात करते हैं थोड़ी देर में। हाँ जी, बताओ कौन कौन सी थी? 4। हाँ, 3 तो यहीं पे थी, सुनो 3 यहीं पे थी। एक केरला के साथ आपको एनक्लेव मिलेगा जिसका नाम है माहे, ये माहे आ गया। पौंडीचेरी में आपको 2 मिल जाएंगी, एक तो पुडुचेरी जो आज के टाइम पे आप पढ़ते हो, पहले पौंडीचेरी था, और एक इसी के नीचे है कराईकल। और तीसरी बची आपकी आंध्र प्रदेश में जो लोकेटेड थी, जिसका नाम था यानम, YANAM। ये 4 टेरिटरीज ऐसी थी जिनके ऊपर फ्रेंच ने रूल किया था। अब इनको भी बोल दिया कि बस निकलने का टाइम हो गया। 1954 में इनको भी डॉक्यूमेंट दे दिया था। यहाँ पे 2 टर्म्स आप सुनते हो, वन इज डी फैक्टो और दूसरा था डी ज्योर। डी फैक्टो का मतलब होता है द फैक्ट कि फ्रांस ने यहाँ पे रूल किया था तो हमारी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी। पर अब बोल दिया ना इंडिया ने कि हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, सॉवरेन हो चुके हैं, हम नहीं चाहता किसी भी फॉरेन कंट्री का इन्फ्लुएंस हमारी कंट्री में रहे, तो डी फैक्टो नहीं, अब डी ज्योर बनना पड़ेगा। मतलब इंडिया एक सॉवरेन नेशन है। अब जो ये पार्ट है फ्रेंच टेरिटरीज वाले, ये इंडिया को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे फाइनली इंटीग्रेशन होती है डी ज्योर बाय रूल। अब इंडिया के पार्ट है ये, कोई यहाँ पे फ्रेंच रूल कुछ नहीं चलेगा। तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 1 का, जहां पे कन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन। क्यों हमने यूनियन चूज करा? स्ट्रांग था, एक बार एंटर हो चुके हो तो उसके बाद आप नहीं निकलते। बेरूबारी केस एक्सेप्शनल था, जिसमें बोला गया था कि वेस्ट बंगाल को वो कुछ एरिया थे, एनक्लेव्स थे, जिसमें एक्सचेंज में 111 और इस तरफ थे 51। मतलब जो आज के टाइम पे बांग्लादेश वाला एरिया है, उन्होंने हमें 51 एनक्लेव्स दिए थे और 111 एनक्लेव्स हमने उनको दे दिए थे। तो मतलब थोड़ा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे रहते हैं, वो सेपरेट केस था, वो आपने पॉलिटी में कर लिया होगा, उस पर नहीं हम जा रहे। कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहा था। पर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी आती हैं, उन्होंने बता दिया था कि एक्सचेंज किया जा सकता है। वो 1960 की ये प्रॉब्लम थी। 1969 में जाके सुप्रीम कोर्ट की फिर रूलिंग आई थी। पहले पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट थी उनको क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा, बाद में जाके थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है, तो टाइम लग जाता है जजमेंट में। तो आर्टिकल 1 डन। उसके बाद आया आपका आर्टिकल नंबर 2। एक आर्टिकल 2 है, एक आर्टिकल 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 देखो, ये इंटरनेशनल आपने कंसीडर करके चलना है,
और 3 जो आएगा ये आपने नेशनल कंसीडर करके चलना है। इंटरनेशनल में आपने पढ़ लिया कि कोई भी फॉरेन टेरिटरी इंडिया कैन ऑक्यूपाई, पर एक बार इंडिया का जब वो पार्ट बन जाएंगे फिर वो जा नहीं सकते। कल को अब सिक्किम बोले कि मेरे को अब अलग से होना है, आजाद देश बनना है, वो चीज नहीं है पॉसिबल। तभी तो इतनी सारी डिमांड्स रेज करती हैं। आर्टिकल नंबर 371 आपने पढ़ा, वो सारी डिमांड ही तो रेज करते हैं कि हमको अलग से अपनी कंट्री डेवलप करनी है। नहीं जा सकते क्योंकि यूनियन कैसा है हमारा, इनडिस्ट्रक्टिबल है नेचर में, ये तोड़ा नहीं जा सकता। तो अगर कोई भी फॉरेन टेरिटरी ऐड करनी है तो वो सारा किसमें आता है, आपके आर्टिकल नंबर 2 के अंदर। आर्टिकल नंबर 3 में बोला डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अब कोई स्टेट बोल रही है हमको अपना, जैसे तेलंगाना वाला सभी को पता है, आंध्र प्रदेश से बाइफर्केशन होती है, तेलंगाना बन जाता है 2014 में, मतलब डिस्ट्रक्शन करी हमने यहाँ पे, आंध्र प्रदेश का एरिया घट गया और थोड़ा सा यहाँ पे एक नई टेरिटरी फॉर्म होगी, दैट इज तेलंगाना, मतलब डिस्ट्रक्शन करी जा सकती है। वैसे पहले ORISS से उड़ीसा लिखा जाता था, नाम भी बदला जा सकता है, क्या लिख दिया गया, ओडिशा। वैसे ही पौंडीचेरी का आपने केस देखा, पहले पौंडीचेरी था फिर बन गया पुडुचेरी, नाम भी बदला जा सकता है, टेरिटरी का एरिया इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है, एक का बढ़ेगा एक का घटेगा, नई टेरिटरी भी बनाई जा सकती है, सारा कहां पे मेंशन है, आर्टिकल नंबर 3। क्लियर यहां तक, ठीक है। आर्टिकल नंबर 4, जब आर्टिकल नंबर 2 एंड आर्टिकल नंबर 3 यानी कि कोई फॉरेन टेरिटरी सेंटर के द्वारा ऐड करी जा रही होगी या फिर सेंटर के द्वारा किसी स्टेट में फेरबदल हो रही होगी, मतलब किसी टेरिटरी का एरिया ज्यादा हो रहा होगा, किसी का कम हो रहा होगा, या फिर कोई नई स्टेट यहाँ पे फॉर्म हो रही होगी, तो आर्टिकल नंबर 368 के दायरे में ये नहीं आता, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बोला गया है प्रोविजन कि आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है और आप सिंपल मेजोरिटी से ये सारी चीजें कर सकते हो। अब सिंपल मेजोरिटी जब बोला तो कितना आ जाएगा, 50% प्रेजेंट प्लस वोटिंग, मतलब +1 होता है यहाँ पे, एक वोट ज्यादा पड़ना चाहिए, प्रेजेंट प्लस वोटिंग। तो सिंपल मेजोरिटी से आप आर्टिकल नंबर 2 एंड आर्टिकल नंबर 3 को इंप्लीमेंट कर सकते हो। एंड स्टेट से भी आप कभी कंसल्ट नहीं करोगे, सॉरी कंसेंट नहीं लोगे उनकी, उनसे सिर्फ आप क्या करोगे, कंसल्ट करेंगे। मतलब वो जो प्रेसिडेंट होंगे वो गवर्नर को बता देंगे कि हम ऐसे करने जा रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो सेंटर को उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, हम चेंज करके ही रहेंगे। तो मतलब सेंटर की मेन से यहाँ पे दिख रही है आपको। हाँ वो सेंटर देखेगी कि जरूरत है भी या नहीं, दोनों की इकोनॉमी मैच भी करती है या नहीं। गोवा का बिल्कुल कल्चर ही डिफरेंट आपको दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि वहां पे जो आपके पोर्तुगीज से उनके ट्रेसेस मिलते हैं, तो वो सारी चीजें वायबिलिटी देखेगा पहले सेंटर, ऐसे नहीं मर्जर हो जाता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई आपकी फ्रॉम आर्टिकल नंबर 1 टू आर्टिकल नंबर 4, यहां तक क्लियर। ठीक है, उसके बाद आते हैं कमीशंस। अभी आपने पार्ट A B C D स्टेट्स देखी, तो अब बोला गया कि इसको रिमूव करना पड़ेगा, लैंग्वेज वाली डिमांड्स रेज कर रही थी, कोई बोल रहा है कि हम तेलुगु स्पीकिंग है हमें सेपरेट करो, कोई बोल रहा है हम तमिल स्पीकिंग है हमें सेपरेट करो, गुजराती बोल रहे हैं हमें सेपरेट करो, सारे एक डिमांड रेज कर रहे हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाओ। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे ही अगेंस्ट है कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे कोई भी स्टेट नहीं बनानी है। फिर वो जो हमारा थीम है कि डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है, वो पूरा यहाँ पे हर्डल होगा। और दूसरा, हमें नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। और अगर एक स्टेट जैसे आंध्र से ये सबसे पहले डिमांड रेज करती है कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे आप सेपरेट कर दो, और अगर एक स्टेट को हमने लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया तो बाकी जो स्टेट्स हैं वो भी डिमांड करेंगी, और 2000 से भी ज्यादा बोलियां आपको इंडिया के टाइम पे आज के टाइम पे मिलती हैं, तो ये सारी दिक्कतें क्रिएट करेंगी। तो सबसे पहले तो आपका एक कमीशन आता है 1948 का, कौन सा था, एसके धर कमीशन। ये अब देखो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उस रिपोर्ट के अंदर ये डिटेलिंग लिखेंगे कि किस बेसिस पे हम चाहते हैं स्टेट की फॉर्मेशन हो। हाँ जी अमृत। नो, लैंग्वेज भी था, ज्योग्राफी भी थी, दोनों चीजें थी वहां पे, लैंग्वेज भी ज्योग्राफी भी। तभी तो आज की जो पॉपुलेशन है वो कहीं लैंग्वेज के बेसिस पे बोलते हैं, कहीं ज्योग्राफी के बेसिस पे बोलते हैं। व्हाट अबाउट हरियाणा, वहां पे हिंदी डोमिनेटिंग थी, लैंग्वेज आ गया, तो दोनों है, मैंने तो वही तो बोला, ज्योग्राफी भी आ गई लैंग्वेज भी आ गई, कि अगर प्लेन एरियाज थे ठीक है वो सेपरेशन होगी लैंग्वेज के बेसिस पे, वहां पे लैंग्वेज वाला पैरामीटर आप ऐड ऑन कर सकते हो। कौन से वाला डाइवर्सिटी, अभी वहां तो 1966 में पहुंचेंगे ना, हम अभी 48 में रह गए थे, तो मैं आ रही हूं उसके ऊपर, वो सेपरेट केस है। चलो, एसके धर कमीशन, एसके धर कमीशन ने बोला था कि लैंग्वेज के बेसिस पे आप कोई भी स्टेट फॉर्म नहीं कर सकते। फिर सेम 1948 में एक और कमीशन आ रहा है, JVP, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पी, नहीं, पट्टाभी सीतारामैया, JVP कमीशन, ये 1948 में आते हैं, और 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट
सबमिट करी थी और इन्होंने क्या बोला कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम नहीं कर सकते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। और जब ये कमीशन आता है, ये रिपोर्ट सबमिट होती है, तो उसी के बाद कुछ स्ट्राइक्स आप सुनने लगोगे। अब आएंगे वो, ठीक है। श्री, मेरे को नाम बुला दिया आपने। हाँ, पोटी श्री रामलू, पोटी श्री रामलू। अब ये बैठ जाते हैं स्ट्राइक के ऊपर। 53 डेज के लिए इनकी स्ट्राइक रहती है। 1953 में इन्होंने स्ट्राइक शुरू करी थी और किसको क्रिटिसाइज करने के लिए, ये जो जेवीपी कमीशन आया था इन्होंने, और ये कांग्रेस के ही पर्सन थे एक जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को लीड करा था। 52 डेज के बाद इनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से और ज्यादा आक्रोश लोगों के बीच में फैल जाते हैं। ये क्या बोल रहे थे कि आंध्रा की फॉर्मेशन हो जानी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और फिर इसके बाद थोड़ा सा जोर पड़ता है सरकार के ऊपर और 1953 में ही अब इन्होंने बोल तो दिया कि ठीक है एक स्टेट बनेगी, कौन सी, आंध्र स्टेट। कौन सा कमीशन आया था, फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन। पर फिर सरकारें बोली कि ये तो जजेस हैं, ये कौन होते हैं ये बोलने वाले कि आंध्र एक स्टेट फॉर्म हो चुकी है। तो इनको भी अब अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी कि जब लैंग्वेज के बेसिस पे आप कोई भी स्टेट को फॉर्म करोगे तो क्या क्या पैरामीटर्स वहां पे फुलफिल करने पड़ेंगे। तो 1953 और जाके रिपोर्ट सबमिट करते हैं अपनी 1956। अब हम पहुंच रहे हैं उस डे के पास, 1 नवंबर 1956, जिससे रिलेटेड ये आर्टिकल आ रखा था। अब 1956 में क्या हुआ, फाइनली फजल अली कमीशन अपनी रिपोर्ट लेके आते हैं। इन्होंने बोला कि ठीक है लैंग्वेज के बेसिस पे हम अपनी स्टेट्स को फॉर्म कर सकते हैं, पर एक शर्त रहेगी। ऐसे नहीं होगा कि जो डोमिनेटिंग लैंग्वेज है वही लोग वहां पे रहेंगे, बाकी लैंग्वेजेस की भी आपने रेफरेंस करनी है, उनको भी रिस्पेक्ट देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर महाराष्ट्र एरिया है, वहां पे मराठी स्पीकिंग ज्यादा है और साइड से गुजराती भी वहां रहना चाहते हैं, वो गुजराती में भी बोल सकते हैं। ऐसे नहीं होगा कि एक ही लैंग्वेज वहां पे, एक स्टेट की एक ही लैंग्वेज नहीं होगी, मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट किया जाएगा। मतलब डाइवर्सिटी यूनिटी वाला जो पैरामीटर था वो यहाँ पे सपोर्ट करा गया। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन आपकी जो भी आप रूल्स एंड रेगुलेशन वहां पे बना रहे हो वो एक लैंग्वेज की तरफ ओरिएंटेड नहीं होने चाहिए। प्लस उनके फाइनेंसेस, पैसा भी आपको डेवलप करना पड़ेगा, डेवलपमेंट के ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। और प्लस एक कंडीशन रख दी कि यूनिटी और इंटीग्रिटी जो रहेगी इंडिया की, उसको आप मेंटेन करके रहेंगे, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये हुआ फजल अली कमीशन। कुंजरो जी भी थे इनके साथ बैठे हुए, मतलब फजल तो मेन लीड थे इस रिपोर्ट के। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे जिनके बेसिस पे इन्होंने बोल दिया कि ठीक है लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट एंड यूटीज फॉर्म करना शुरू करते हैं और फाइनली आपकी 14 स्टेट्स बनती हैं और 6 यूटीज फॉर्म होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जो पैरामीटर रहा कि स्टेट को हम फॉर्म कर सकते हैं। ये चीजें ध्यान में रखनी थी जो फजल अली कमीशन के हिसाब से थी 1956। यहां तक की स्टोरी क्लियर। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देख लो, इसको आर्टिकल को रीड करते करते देखेंगे क्योंकि ये 1 नवंबर 1956 से रिलेटेड आर्टिकल था। अभी आपने देखा 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज फॉर्म हो चुकी हैं, पर जो आर्टिकल था ये सिर्फ 8 स्टेट्स को ही लेके था, जो सिर्फ 1 नवंबर 1956 को फॉर्म हुई थी, उन स्टेट्स को लेके। बाद में हुई ना चीजें चेंज, ऐसे थोड़ी था एक ही दिन में सारी चीजें फॉर्म होनी थी। तो सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश का ही केस आएगा, देन आपका छत्तीसगढ़ आया, हरियाणा आया, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड तमिलनाडु। ये सारी ही ऐसी स्टेट्स हैं जो अपना फॉर्मेशन डे 1 नवंबर को सेलिब्रेट करती हैं, क्योंकि इनकी फॉर्मेशन लगभग एक साथ ही हुई थी। अब ईयर चेंज कर सकता है पर सेलिब्रेशन डे इज सेम, दैट इज 1 नवंबर। अभी देखते हैं वन बाय वन। और यूटीज जिनकी फॉर्मेशन 1 नवंबर को हुई थी, दैट वाज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़ आ गया, दिल्ली आ गया, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। ये अपनी फॉर्मेशन डे को 1 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अब इसी के साथ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 भी लाया गया, क्योंकि फजल अली कमीशन ने कंडीशन मेंशन कर दी थी और अब स्टेट्स फॉर्म होनी थी, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, पहले पार्ट A B C D थी, अब उनको रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत थी, तो आपको एक नया डॉक्यूमेंट चाहिए था ताकि बाइफर्केशन रूल्स एंड रेगुलेशन से हो सके। तो 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 आता है। अब वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश आया। आंध्र स्टेट वैसे तो 1953 में फॉर्म हुआ था, पर फजल अली कमीशन की एक्चुअल रिपोर्ट 1956 में आई, तो 1 नवंबर 1953 को आंध्र स्टेट फॉर्म हुआ। पर 56 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश की एक्चुअल फॉर्मेशन हुई, जो कमीशन के बाद हुई, जब उन्होंने रिपोर्ट लाई कि कैसे हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को बनाएंगे। ये तो तभी जल्दबाजी में हो गया था। पोटी श्री रामलू जो थे उनकी डेथ हो जाती है, लोगों में वायलेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो इस चीज को लेके लाया गया था। और यहाँ पे आंध्र स्टेट और प्लस आपके हैदराबाद स्टेट जो था उसके कुछ पार्ट्स आपको मिलेंगे।
देन आते हैं कर्नाटका। कर्नाटका की भी फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को ही मिलेगी। कौन सा एक्ट है? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। यहाँ पे स्टेट की जगह पे स्टेट वाला नाम भी आ जाएगा। देन आता है आपका केरला, 1 नवंबर 1956। अगेन एक्ट जो है वो सेम ही है, वही वाले एरियाज आएंगे जो आज के टाइम पे आप मैप पे देखते हो। कोचीन आ गया, त्रवनकोर आ गया, तो केरला वाले पार्ट में चलेंगे। देन आता है मध्य प्रदेश। इसको 1 नवंबर 1956 में ही रीऑर्गेनाइज करा गया। और कौन सी एक्ट है? तो सेम है, 1956। तमिलनाडु 1 नवंबर 1956। पहले इसको मद्रास स्टेट बोला करते थे, नाम चेंज हुआ था 1969 में, वो नाम चेंज हुआ है। आ गया ना आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 में बोला ना कि नाम बदल सकते हैं, और आर्टिकल 4 बोल रहा है कि 3 जब काम में है तो हाँ, जो उसमें प्रेसिडेंट है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, स्टेट से भी सिर्फ क्या किया जाएगा? कंसेंट नहीं लिया जाएगा। कौन सी वाली एक्ट बोल रहे हो कि कमीशन? कमीशन तो फजल अली कमीशन, उसी की गाइडलाइन में फॉर्म हो रहा है। हरियाणा 1 नवंबर। अब ये देखो 1 नवंबर को फॉर्मेशन डे है। 1966 ये शाह कमीशन की बात करी गई है, तो ईयर कैन वेरी, और 1 नवंबर को ही सेलिब्रेशन डे है इनका भी फॉर्मेशन का। पंजाब, मैंने बताया ना स्टेट का नाम भी आ सकता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, या फिर आप स्टेट का नाम भी लिख सकते हो, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इनका 1966 का था, बाद में चेंजेस हो रहे हैं ना। 1956 के टाइम पे आपको स्टेट ही वोट दे दिया, क्योंकि एक साथ ही वो 14 स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ और 6 यूटीज का फॉर्मेशन हुआ। पंजाब, हरियाणा और जैसे चंडीगढ़ वाला आप केस देख रहे हो, हिमाचल का केस देख रहे हो, 1966 में जाके हो रहा है शाह कमीशन के टाइम पे। तो डेट सेम है, 1 नवंबर। ईयर चेंज हो गया तो अब रूल बन चुका है कि आप अपनी अपनी स्टेट्स का नाम लिख सकते हो, ये बाद में चेंज हुआ। ये वाला तो शाह कमीशन है। यहाँ पे आर्टिकल जो आ रखा था वो सेलिब्रेशन डे से था, कि ऐसी कौन कौन सी स्टेट्स और यूटीज हैं जो अपना फॉर्मेशन डे 1 नवंबर को सेलिब्रेट करती है। ईयर का कोई लेना देना नहीं है इसमें। ये 1956 की सीरीज थी, यहाँ पे अब आपके ईयर चेंज हो सकते हैं 1966, पर डेट सेम है ना, 1 नवंबर। बेसिक चीज की कब इसकी फॉर्मेशन हुई थी वो वाला आर्टिकल था ये। मेरे को सच बताना, पॉलिटी होगी इस क्लास में। वासु 1966 में जाके, अभी आप पहले जब 14 स्टेट्स पढ़ रहे हो उसमें तो इनका मेंशन ही नहीं है ना। 1966 में अलग से एक कमीशन बैठ रहा है, तो शाह कमीशन था, क्योंकि इनमें भी आउटरीच डेवलप कर रहे थे, कोई लैंग्वेज के बेसिस पे, कोई ज्योग्राफी के बेसिस पे, तो उनके लिए सेपरेट एक कमीशन लाया गया, दैट इज शाह कमीशन। तो ये 1966 की टाइम पीरियड चली। अब पंजाब का फॉर्मेशन भी तो उसी दिन होगा जब वो 4 स्टेट्स बनी। एक देखो यहाँ पे हिंदी डोमिनेटिंग रीजन था, देन दूसरी तरफ आपका पंजाबी आ गया था, देन हिमाचल की टेरिटरी आ गई, जोग्राफिकल टेरेन आ गया, जोग्राफिकल बेस था, और चंडीगढ़ जो था वो कॉन्फ्लिक्टिंग रह गया, कॉन्फ्लिक्ट। तो पंजाबी के बेसिस पे बना दिया पंजाब, हिंदी के बेसिस पे बना दिया हरियाणा, और यहाँ पे जोग्राफी के बेसिस पे हिमाचल वाला एरिया, और ये कॉन्फ्लिक्टिंग था चंडीगढ़। पर एक ही दिन में बन रहे हैं 1966। और कौन सा कमीशन है? तो कॉमन ही है, शाह कमीशन। आज के टाइम पे कहीं पंजाब वाले इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, पर जब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि टूरिज्म वगैरह हमारे एरिया में ज्यादा प्रमोटेड नहीं है, तो वो क्रिटिसाइज भी करते हैं। चलो, अब क्रिटिसिज्म, वो प्रॉब्लम तो पहले बोल दी थी जवाहरलाल नेहरू ने भी और पटेल साहब ने भी, कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो होंगे कि लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, चलते ही रहेंगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। चलो एनीवेज, छत्तीसगढ़। अब देखो छत्तीसगढ़ की फॉर्मेशन तो जाके 2000 में हुई थी, पर फॉर्मेशन डे सेम है, दैट इज 1 नवंबर। बेसिक सी चीज है ये। जैसे आपका बर्थडे कब होता है? हाँ तुषार, आपका कब होता है? 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को किसी और का होता है? अच्छा, ईयर कौन सा है? 2001। ठीक है, अब मेरा एक कजन है, उसका भी 19 दिसंबर को है, पर उसका जो ईयर आ जाएगा दैट इज 1991, पर बर्थडे सेम ही डे पे सेलिब्रेट होगा। वो चीज है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ईयर चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज यूटीज, जिनकी फॉर्मेशन 1 नवंबर को हुई थी। सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 1956, और आपने देखा पार्ट डी स्टेट में सिर्फ उस टाइम पे एक ही यूटी थी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे 1956 है तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ही बोला गया है। ये वो 14 स्टेट्स और यूटीज में आ रहे हैं जो 1956 में फॉर्म हो रहे हैं, तो वहां पे स्टेट्स वर्ड आपको दिखेगा। पीछे आपने शाह कमीशन वाला देखा, वहां पे पंजाब वर्ड यूज किया था, ये देखो ऊपर पंजाब वर्ड यूज किया है। देन बैक साइड आपने हरियाणा देखा, पंजाब वर्ड यूज कर रखा है। बाकी हिमाचल की जर्नी डिफरेंट है, यूटी का स्टेटस, फिर जाके स्टेटहुड, तो वो जर्नी डिफरेंट है। वैसे यहाँ पे देखोगे छत्तीसगढ़ अब 2000 में पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश से इसको रीऑर्गेनाइज करा जा रहा है, तो स्टेट का नाम लिख दिया वहां से कि किससे उसको रीऑर्गेनाइज करा, तो ये टाइम चेंज हो गया। वैसे यूटीज देखोगे तो ये तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में आएगी। दिल्ली, इसका भी सेम डे है 1 नवंबर 1956, तो अब स्टेट ही वर्ड यूज करेंगे। लक्षद्वीप है सेम डे 1956, स्टेट ही वर्ड यूज करा है। पुडुचेरी है बाद में जाके ऐड हुआ, ये देखो यहाँ पे अब ट्रीटीज आ जाएंगी। पुडुचेरी किसकी बताई मैंने आपको? फ्रेंच। कौन कौन सी थी और 3?
एक तो पुडुचेरी आ गया, कराईकल और यानम, यानम आ गया, कराईकल आ गया, पुडुचेरी एक ही लाइन में लोकेटेड है और माहे आपका केरला वाली कोस्ट पे मिलेगा, अरेबियन सी के बिल्कुल ईस्टर्न बैंक के ऊपर। अब पुडुचेरी, ये देखो डी फैक्टो और दूसरा वर्ड आएगा डी ज्योर। पहले फ्रेंच ने बोल दिया कि ठीक है हम भी इंटरफेरेंस शो करेंगे, बेशक आपकी ये टेरिटरी है। इंडिया ने बोला नहीं हम सॉवरिन है, तो बाय रूल ये हमारा ही पार्ट बनता है, तो डी ज्योर, बाय लॉ ये हमारी ही टेरिटरी है, तो डी ज्योर। तो फ्रांस से इनको हमने अचीव करा था, मतलब एक्वायर करा था। देन चंडीगढ़ आ गया 1 नवंबर 1966। कहां से रीऑर्गेनाइज हुआ था? पंजाब वाले एरिया से, तो स्टेट का नाम यहाँ पे पंजाब आएगा। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट उस स्टेट की उस स्टेट का नाम लिखा जाएगा यहाँ पे जिससे रीऑर्गेनाइज करा गया उसको। पर जो 14 और 6 आई शुरू में, उसके लिए कॉमन वर्ड यूज करा गया स्टेट, क्योंकि पहले पार्ट ABCD स्टेट्स हुआ करती थी, तो वहां पे तो कॉन्सेप्ट ही स्टेट्स का था ना, तो वहां पे स्टेट ही वर्ड यूज कर रहे हैं फॉर द यूटी एज वेल एज फॉर द स्टेट्स। ठीक है, तो पार्ट 1 हमने देख लिया कि यहाँ पे यूनियन को डिफाइन करा गया है, इंडिया दैट इज भारत क्यों यूज करा गया, मॉडर्न वैल्यूज को दिखाने के लिए इंडिया वर्ड यूज करा था, और भारत लैंग्वेज को एक रिस्पेक्ट देने के लिए शो करा था कि जो हमारी हिस्टोरिकल रूट्स है वो भी अपने को नहीं भूलनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आर्टिकल नंबर 1 आता है। आर्टिकल 1 दैट इज इंडिस्ट्रक्टिबल वर्ड, आपने पढ़ा कि यूनियन हमारा इंडिस्ट्रक्टिबल है, पर वहीं पे जो इसकी यूनिट्स हैं यानी कि स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्टिबल हैं, फ्लेक्सिबल हैं, उनमें आप चेंजेस कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 2 में पार्लियामेंट को पावर दे दी कि आप नई स्टेट्स ऐड कर सकते हो अपने यूनियन के अंदर। जैसे एग्जांपल आपने देखा सिक्किम का, सबसे पॉपुलर वन, ये कौन से 371 के कौन से आर्टिकल में आता है? नो, एफ, सिक्किम आते हैं 371F, आर्टिकल नंबर 371F। यहाँ पे सिक्किम को एफ में आते हैं, हाँ कंफ्यूज मत करो, एफ में आता है। चलो आर्टिकल नंबर 371F, क्या? हाँ एफ में आता है, एफ में, ये कैसे भूल रहे हो आप? चलो 371F, इनका अभी 50 इयर्स भी कंप्लीट हो चुके थे, तो इस सॉरी कितने इयर्स कंप्लीट हुए? 1975, 25, हाँ 50 ही हुए, 50 साल इनके पूरे हो चुके हैं। 371F में इनकी एथनिसिटी कल्चर के हिसाब से कि थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, दैट इज अंडर 371F। ठीक है जी, ये आ गया आपका एफ। एफ के बाद क्या आता है? नहीं, अल्फाबेट ABCDE, मैं अल्फाबेट्स पूछ रही हूँ, जी आएगा, तो फिर कैसे यहाँ पे आप पहुंच गए? फिर बोला था ना सी और मी, मिजोरम। फिर एच आएगा, गीता काय को कंफ्यूज हो रहे हो? यहाँ पे क्या था? अरुणाचल था, और आई से बोला था आई एम गोइंग गोवा, तो गोवा था, कंफ्यूज नहीं होना है। और सिक्किम का इतना इजी है, एफ आता है यहाँ पे। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 आप डिस्ट्रक्शन कर सकते हो विद इन यूनियन, यूनियन को छेड़े बिना आप स्टेट में चेंजेस कर सकते हो। तो मतलब पार्लियामेंट को ये भी अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी गई, स्टेट से कंसेंट लिया जाएगा या कंसल्ट? कंसल्ट, उनकी कोई अथॉरिटी नहीं होगी, बस पूछ लिया जाएगा, बाद में बोल देंगे ठीक है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, हम अपनी ही देखेंगे। देन नाम बदला जा सकता है, प्रेसिडेंट प्रायर रिकमेंडेशन ले लेगा और बाद में जो लॉ होगा वो सेंटर ही चेंज करेगा, यहाँ पे स्टेट का कोई एक्टिव रोल नहीं है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 4 आते हैं, तो आर्टिकल नंबर 2 एंड आर्टिकल नंबर 3, इससे अल्टीमेटली आपकी एक अनुसूची यानी कि शेड्यूल भी एक्टिव हो जाता है। कौन से वाला? शेड्यूल नंबर 1, टेरिटरीज की बात कहां पे करी थी? शेड्यूल नंबर 1, तो उसमें भी तो ऐड करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे हमने फॉरेन से टेरिटरी ऐड करी है, या फिर अपनी ही कंट्री के अंदर 2 स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करा है, तो वो भी तो मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से शेड्यूल नंबर 1 एक्टिव हो जाएगा। और दूसरा शेड्यूल राज्यसभा की सीट्स, एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट, शेड्यूल नंबर 4, अरे टीयर्स, TEARS, टी से टेरिटरी, इमोल्यूमेंट्स, अफर्मेशन, आर पे था राज्यसभा की सीट्स, तो वो भी तो एलोकेट करनी पड़ेगी जैसे ही आपने चेंजेस वहां पे कंडक्ट करेंगे, दोनों ही शेड्यूल एक्टिव हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे एक आर्टिकल याद रखना है, दैट इज आर्टिकल नंबर 368। जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी जाती है तो 368 वहां पे एक्टिव हो जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट का एक्टिव रोल रहेगा। पर जब आपका आर्टिकल 2 एंड 3 वर्क में होगा, यानी कि किसी फॉरेन टेरिटरी को ऐड कर रहे हैं या स्टेट की डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, दैट इज आर्टिकल नंबर 4। बाकी आपके कमीशन आगे, जैसे सबसे पहले आ गया धर कमीशन, जो 1948 में अपनी रिपोर्ट लेके आते हैं। इन्होंने बोला लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट्स फॉर्म नहीं करेंगे। जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये भी अपनी रिपोर्ट लेके आते हैं। इन्होंने भी क्या बोला कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम कोई भी स्टेट या फिर यूटी फॉर्म नहीं करेंगे। पर उसके बाद प्रोटेस्ट रेज होता है 1953 में, और रीजन क्या बताया था कि लैंग्वेज के बेसिस पे अगर रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो मतलब वो 1 स्टेट 1 लैंग्वेज वाला फॉर्मूला वहां पे इंपोज हो जाएगा, और इससे जो सिक्योरिटी है वो भी हर्ट हो सकती है, फॉरेन पावर्स हमारा मिसयूज कर सकती हैं, वो सारे इश्यूज यहाँ पे रेज होने थे।
अब 1953 में पोटी श्री रामलू जी बैठ जाते हैं धरने पे, स्ट्राइक कर देते हैं, हंगर स्ट्राइक 52 डेज के लिए वो चलती है। 53rd डे पे उनकी डेथ हो जाती है, जिस वजह से जो तेलुगु स्पीकिंग थे, आंध्र में चल रही थी ना डिमांड, क्योंकि इनको लग रहा था कि महाराष्ट्र वाले और नीचे तमिल वाले हमारी सुनते ही नहीं है कोई बात। लैंग्वेज एक बैरियर की तरह एक्ट कर रहा था। आज के टाइम पे तो हम एप्लीकेशन ले आए हैं कि लैंग्वेज बैरियर ना रहे, और शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर हमने बहुत सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऐड कर दी 22। क्यों? ताकि वो लैंग्वेज बैरियर ना रहे। और जब आप कम्युनिकेट करते हो तो लैंग्वेज एक बैरियर बनता है, आपको वो नई चीज आती है जैसे वो एक्चुअल में बोलते हैं। तो इसी वजह से जब उनकी डेथ होती है तो जेवीपी ने बोल तो दिया, फटाफट से एक और कमीशन बिठा तो दिया। कौन से वाला? फजल अली कमीशन 1953 उस टाइम पे बैठा, पर ये जजेस थे, तो जजेस की बात थोड़ी सुननी थी, हमने तो एग्जीक्यूटिव पे फोकस करना था, जिनको हमने इलेक्ट करके आगे बिठाया था। तो उनकी बात सुनने के लिए फजल अली कमीशन को बोल दिया कि एक प्रॉपर रिपोर्ट लेके आओ। 1953 में टेम्परेरली आंध्र स्टेट की फॉर्मेशन तो कर दी जाती है, पर एक्चुअल जो प्रदेश बना वो जाके बना 1956, जब लेके आए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। और आपके जो फजल अली कमीशन थे उन्होंने क्या क्या चीजें यहाँ पे बोल दी, ये जो पार्ट ए बी सी डी स्टेट्स हैं, इस क्लासिफिकेशन को आज से हम एबॉलिश करते हैं। वही वाली पहली ब्रिटिश के अंडर थी, देन प्रिंसली स्टेट थी, चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, और डी के अंदर अंडमान एंड निकोबार था, वो सारे उनकी बात करी। उसको हम अबॉलिश करते हैं और दोबारा से अपनी स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। पर यहाँ पे बाकी लैंग्वेजेस की भी रिस्पेक्ट करी जाएगी, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ दियर लैंग्वेज, वो अपनी लैंग्वेज को यहाँ पे बोल सकते हैं। इसके बाद क्या क्या कंडीशन लगा दी कि आप कार्विंग करना शुरू करो, पर अपने चेक रखने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बेटर तरीके से करना है, फाइनेंसिस डेवलपमेंट के ऊपर आपने फोकस करना है, रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल रखना है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को इंश्योर करना है। तो ये था आपका फजल अली कमीशन के जो पैरामीटर्स आए। क्लियर यहां तक? तो ये था आपका आर्टिकल जो 1 नवंबर से रिलेटेड था, जिन जिनकी फॉर्मेशन 1 नवंबर पे हुई थी।